मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरेथ्रल कैंसर को कि यूरेथ्रल कैंसर कैसे होती है, या तो वो मेल में होगी या फिर वो फीमेल में होगी। सबसे पहले हम ये समझ ले कि यूरेथ्रल कैंसर का मतलब क्या होता है। मतलब होता है यूरेथ्रा में कैंसर। अब यूरेथ्रा क्या होती है, जहां से यूरिन पास होता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैंसर होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि कैंसर दो टाइप की होती है। पहला बेनाइन कैंसर और दूसरा मैलिग्नेंट कैंसर। जो बेनाइन कैंसर होती है वो बॉडी के किसी एक ऑर्गन में होती है, वहां पे एबनॉर्मल सेल डेवलप होते हैं और उसके बाद वो उसी ऑर्गन को इन्फेक्टेड करती है, उसी ऑर्गन में वो इन्फेक्शन फैलाती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर होती है वो एक ऑर्गन में अगर हो जाती है तो रैपिडली सेल्स डेवलप करके बहुत ज्यादा ग्रो करके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल जाते हैं और धीरे धीरे पूरे बॉडी में कैंसर सेल फैल जाती है। जो हेल्दी सेल है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो यूरेथ्रा में जो कैंसर होती है ये मेनली क्या है, मैलिग्नेंट कैंसर होती है। मैलिग्नेंट कैंसर सेल होती है जो कि फॉर्म करती है किसके टिश्यू में, यूरेथ्रा में पाई जाने वाले टिश्यू में। अब ये मेल का जो स्ट्रक्चर है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें यूरेथ्रा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। मैंने डिटेल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताया है पिछले लेक्चर्स में, तो आप अगर चाहे तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको भी मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से डिफाइन कर दिया है, अच्छे से मैंने सारे स्ट्रक्चर्स को आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्या होती है इस फीमेल में, ये हो गई आपकी वजाइना, ये हो गई बाहर वाली लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ये हुई, और ऊपर वाली क्लिटोरिस। क्लिटोरिस, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा को अगर हम साथ में बोले तो हम साथ में इसको वल्वा बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, VULVA, वल्वा हम साथ में बोलते हैं क्लिटोरिस, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा को। यूरेथ्रा जो होती है मेल में वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये आपकी एपिडिडाइमिस है, ठीक है। ये आपकी बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम है, ये आपकी पेनिस हो गई, ये हो गई आपकी यूरेथ्रा, और ये है यहाँ पे ब्लैक कलर की मैंने दिखाया है डॉट डॉट, जो कि एबनॉर्मल सेल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है यूरेथ्रा के आसपास, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल कैंसर, ठीक है। तो जो यूरेथ्रल कैंसर है वो एक ऐसी डिजीज है जिसमें मैलिग्नेंट सेल फॉर्म होती है यूरेथ्रा के आसपास के टिश्यू में, ठीक है। और ये बहुत ही रेयर कैंसर है, मतलब जनरली यूरेथ्रा में कैंसर तो नहीं होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को, 1% से भी कम लोगों को ये होती है। उसमें भी ये ज्यादा विमेन को होगी, मतलब महिलाएं इससे ज्यादा ग्रसित होगी मेल की अपेक्षा। जो मेन होते हैं उसकी अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा होती है। यूरेथ्रल जो कैंसर है उसको अगर हम देखें कि वो जो कैंसर कैसे हो जाती है, तो एक कैंसर होती है कि जो बॉडी के बाहर है, मतलब अगर ये आपकी पेनिस है तो ये बॉडी के बाहर होती है, तो बॉडी के बाहर कैंसर हो जाती है। और एक बॉडी के अंदर, मतलब स्क्रोटम के साइड, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है पीछे में, तो उसके साइड में ब्लैडर के आसपास कैंसर हो जाती है। तो जो बाहर होती है, मतलब अगर हम वो फ्रंट से देखेंगे किसी व्यक्ति को, तो बाहर से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, आगे से एंटेरियर और पीछे से पोस्टेरियर। तो क्या कैंसर किस टाइप से होगी, कैंसर का जो लोकेशन होगा वो कैसा होगा, आगे से या फिर पीछे से। पीछे से का मतलब है कि अंदर, बॉडी के अंदर से, और बाहर से मतलब जो हमें दिखता हुआ पार्ट है वो वाला, तो उसको हम बोलेंगे एंटेरियर यूरेथ्रल कैंसर, जो कि आगे से हमें दिखेगा, और जो बॉडी के अंदर होगी उसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर यूरेथ्रल कैंसर। अब हम बारी बारी से इन दोनों को समझेंगे। एंटेरियर यूरेथ्रल कैंसर क्या होती है, तो ये जो यूरेथ्रल कैंसर है इसमें जो ट्यूमर्स होते हैं वो डीप नहीं होते हैं, मतलब जो एबनॉर्मल सेल होती है उसको हम ट्यूमर्स बोलते हैं। तो वो बॉडी के बाहर, अगर पेनिस है तो बॉडी के बाहर, ठीक है, यहाँ पे जो सेल होते हैं, जो ट्यूमर्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल होते हैं, वो बॉडी के टिश्यू के बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं, वो डीप नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अफेक्ट करते हैं उस पार्ट को, यूरेथ्रा के उस पार्ट को जो बॉडी के बाहर से ज्यादा क्लोज होती है, मतलब जो बाहर साइड होती है। मतलब अगर मेल में देखें तो मेल में पेनिस का जो बाहर वाला पोर्शन है ये मेनली वहां पे होगा, और फीमेल में बाहर से हो सकती है, मतलब ऊपर से जो पार्ट हमें दिखता है उस पार्ट में स्टार्टिंग होगी उस ट्यूमर्स की, और वो ट्यूमर्स अभी ज्यादा अंदर तक फैली नहीं होगी। पोस्टेरियर यूरेथ्रल कैंसर क्या होती है, इसके जो ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर से जो ट्यूमर्स होते हैं वो डीप होते हैं, टिश्यू के बहुत लेयर तक वो ट्यूमर्स पहुंच जाते हैं और हेल्दी सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते रहते हैं। इसके अलावा ये जो अफेक्ट करती है, मतलब इस पोस्टेरियर यूरेथ्रल कैंसर में क्या होती है, कौन सी पार्ट अफेक्ट होती है, यूरेथ्रा की क्लोजेस्ट टू दी ब्लैडर। ब्लैडर कहाँ पे होती है, बॉडी के अंदर में, और ब्लैडर के बाद क्या होती है, यूरेथ्रा
मेल में जो है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करते हुए ब्लैडर से निकलते हुए जो यूरेथ्रा होती है वो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करती है, उसके बाद फिर आकर के पेनिस में बाहर अटैच होती है। तो जो कैंसर है वो ब्लैडर के आसपास, मतलब ब्लैडर से जो पास में जो भी एरिया है, जो भी टिश्यू है वहां पे रहती है। और फीमेल में भी सेम इसी तरह ब्लैडर होती है ऊपर में, तो ब्लैडर के आसपास ही कैंसर रहती है। मेनली जो वुमेन में अगर ये वाली कैंसर होगी, पोस्टीरियर यूरेथ्रल कैंसर अगर होगी, मतलब ब्लैडर के आसपास की जो कैंसर होगी, उससे यूरेथ्रा पूरी तरह से अफेक्टेड हो सकती है। यूरेथ्रा क्या होती है, यहाँ पे एक होल होती है जिसमें से यूरिन पास होता है, बाहर से में वो होल दिखता नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो एक छोटी सी होल दिखती है और अंदर में पूरी स्ट्रक्चर होती है। तो वहां पे फीमेल में क्या होगी कि फीमेल में पूरी यूरेथ्रा के साथ साथ, यानी कि जो इंटीरियर है वो भी और जो पोस्टीरियर है वो भी, वो दोनों अफेक्ट हो सकती है। और मेन में क्या होगी, मेन में प्रोस्टेट ग्लैंड भी अफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि ब्लैडर के बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में। मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से बताया है, तो मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी, तो आप जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में अफेक्ट हो सकती है, सबसे पहले ब्लैडर होती है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर वो जो यूरेथ्रा की जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है यूरेथ्रा, वो फिर आती है पेनिस तक, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अफेक्ट हो सकती है और वीमेन में पूरी यूरेथ्रा के साथ साथ फिर उसकी ब्लैडर भी अफेक्टेड हो सकती है। यूरेथ्रल कैंसर के टाइप्स को देख लेते हैं। यूरेथ्रा के कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। यूरेथ्रा के जो कैंसर होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, दूसरा है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और तीसरा है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। तो बारी बारी से इन तीनों के बारे में हम समझेंगे। पहले क्या समझ लेते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये बहुत ही कॉमन टाइप है कैंसर की, मतलब बहुत सारे लोगों में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की कंडीशन आती है, बहुत लोग इससे ग्रसित होते हैं। ये कहाँ पे होती है, ये कैंसर उस सेल्स में होती है। विमेन में कहाँ पे होगी, उस सेल्स में होगी जो ब्लैडर के आसपास होगी, ब्लैडर के जो आसपास की जो टिश्यू है उसके सेल्स में हो जाएगी, ठीक है। और मेल में कहाँ पे होगी, पेनिस की जो अंदर वाली लाइनिंग है, कौन सी, यूरेथ्रा की, ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर से जो अंदर वाली लाइनिंग है वहां पे कैंसर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। दूसरा है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ये कौन सी कैंसर होती है, ये कहाँ पे होती है, ये उस एरिया में होती है जहां पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। अब फीमेल में कहाँ पे है, यहाँ पे होती है फीमेल में, ठीक है। फीमेल में यहाँ पे एक छोटी सी डॉट हमें दिखती है, ओपनिंग जो इसकी होती है वो एकदम छोटी सी दिखती है और बाकी जो सारा चीज होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो में जो विमेन होती है वहां उसका कहाँ पे होती है, यूरेथ्रा के ओपनिंग के आसपास, मतलब यहाँ पे अगर ओपनिंग है तो इसके आसपास कैंसर सेल डेवलप करना स्टार्ट कर जाएंगे। और मेल में कहाँ पे होती है, मेल में उस यूरेथ्रा में होती है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये और आगे जा करके पहले प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, फिर जाकर के ब्लैडर यहाँ पे होती है, उससे ये कनेक्ट होती है। तो पहले क्या हुई, ब्लैडर आपकी हो गई, फिर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो ये ट्यूब पास करती है यहाँ पे यूरेथ्रा हो जाती है। अब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझना होगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो कौन सी पार्ट में हो गई, यूरेथ्रा के यहाँ जहाँ वो प्रोस्टेट ग्लैंड को पास करती है वहां पे हो जाती है मेन में, ठीक है। तीसरा क्या है, एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा को हम क्या बोलते हैं, ये ग्लैंड में होती है। अब वो ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि कैंसर ही है यूरेथ्रल कैंसर, मतलब यूरेथ्रा में कैंसर है, तो यूरेथ्रा के आसपास की जो ग्लैंड होगी, यहाँ पे ग्लैंड होगी। ग्लैंड कहाँ पे होती है, अगर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये थाई है, तो यहाँ पे आपकी जनरली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल हो या फिर फीमेल हो, एब्डोमेन से नीचे होती है। तो यहाँ थाई और जहाँ एब्डोमेन दोनों जो मिलती है उसको हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। तो जो ग्रोइन होती है वहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं आपके थाई के आसपास। तो अगर यहाँ पे कैंसर सेल है तो कैंसर सेल यहाँ से रैपिडली ग्रोथ करके आपके यहाँ के लिम्फ नोड्स में पहुंच जाती है, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में यहाँ पे लिम्फ नोड्स में पहुंच जाती है। और अगर आप टेस्ट करवाएंगे, अगर आप चेक करवाएंगे तो आपके लिम्फ नोड्स में भी कैंसर सेल आपको पता लगेगा कि वहां पे भी जो लिम्फ नोड है उसकी जो सेल्स है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंड्स में होती है, कहाँ पे, लिम्फ नोड्स में होगी, बोथ मेन और विमेन में। अब हम इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं कि यूरेथ्रल कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर, मतलब क्या ऐसी वजह है जिसके कारण से ये और ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा ये स्प्रेड कर सकती है। पहला क्या है, हिस्ट्री ऑफ ब्लैडर कैंसर। अगर किसी व्यक्ति
को पहले ब्लैडर कैंसर हुआ है, उसके बाद वो ठीक हो गया है, तो उसकी वजह से यूरेथ्रल कैंसर हो सकती है। मतलब कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ लंबे समय के बाद उस व्यक्ति में यूरेथ्रा में कैंसर सेल डेवलप हो सकती है। दूसरा क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या होती है, HIV हो गई, एड्स हो गई, या फिर गोनोरिया की वजह से जो बैक्टीरिया होती है, या फिर सिफिलिस की वजह से, ये सभी क्या होगा, ये सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोइटस बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से यूरेथ्रा में कैंसर सेल डेवलप हो सकता है, या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटीमेट होने से भी हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब बार बार अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में जो आपकी जो जैसे कि मेल में ये वाली हो गई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ट्रैक, और फीमेल में क्या हो गई, फीमेल में भी अंदर की तरफ जो थोड़ी सी पैसेज होती है, थोड़ी सी जगह होती है यूरिन पास करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक। तो बार बार यूरिनरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो यूरिनरी ट्रैक से कहाँ पे जाएगी, वो यूरेथ्रा में चली जाएगी। ठीक है। बीइंग 60 और ओल्डर, बहुत अधिक उम्र के लोगों को ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि 60 साल के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हाइजीन सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकती है, और हो सकता है कि उस इन्फेक्शन से फिर वो इन्फेक्शन ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स डेवलप करने लगे। बीइंग अ वाइट फीमेल, जो गोरी महिला होती है उसको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूरेथ्रल कैंसर की, क्योंकि जो गोरे लोग होते हैं उनमें ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिप्स में भी चांसेस होते हैं डिस्कलरेशन की, और ये यूरेथ्रल कैंसर की भी चांसेस होती है। अब हम देख लेते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी को। पैथोफिजियोलॉजी को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको आप लॉन्ग लिख सकते हैं, और हमेशा पैथोफिजियोलॉजी को आपको एरो दे करके ही लिखना है, आपको पैराग्राफ्स में पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखनी है। देख लेते हैं क्या होती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, योर इचिंग। इचिंग का मतलब है वहां पे खुजली होना, इरिटेशन का मतलब है कि वहां की जो स्किन है वो इरिटेट होती है, और इन्फ्लामेशन मतलब वहां पे अगर बहुत लंबे समय से सूजन रहे, वहां पे की जो सेल्स है वो अगर इरिटेट रहे, या फिर इचिंग हो वहां पे, तो उस वजह से क्या होगी, डिस्प्लेजिया और नियोप्लेजिया। डिस्प्लेजिया का क्या मतलब होता है, वहां पे एबनॉर्मल सेल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो एबनॉर्मल सेल अभी तक कैंसर सेल नहीं है। आपको ध्यान रखनी है इन दोनों में फर्क क्या है। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, वहां के टिश्यू में, यूरेथ्रा के टिश्यू में, मेल हो या फिर फीमेल हो, एबनॉर्मल सेल रहेगी, लेकिन वो अभी तक ट्यूमर्स नहीं है, अभी तक वो कैंसर सेल नहीं है। और नियोप्लेजिया में क्या होती है कि जो एबनॉर्मल सेल ऑलरेडी पहले से होती है, मतलब जो डिस्प्लेजिया की जो कंडीशन होती है, उसके बाद जो धीरे धीरे और वो डेवलप होती है और फिर वो बहुत ज्यादा संख्या में डेवलप होने लगती है कैंसर सेल। और वो जो कैंसर सेल है वो एबनॉर्मली सेल होते हैं और बहुत तेजी से डिवाइड करने लगते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं नियोप्लेजिया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जो नियोप्लेजिया होगी, मतलब वहां पे क्या है, एबनॉर्मल सेल है, वो कैंसरस सेल है। ये हमें पता है कि इसमें कैंसर सेल है और इसमें कैंसर सेल नहीं है, बस एबनॉर्मल सेल प्रेजेंट है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सेल बन रही है बस। और इसमें क्या है कि रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है और डिवाइड करना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो कैंसर सेल है, लेकिन अभी तक इसमें भी नहीं पता है कि वो कैंसर किस टाइप की है, मतलब बेनाइन कैंसर है या फिर मैलिग्नेंट कैंसर है। ठीक है। इसके बाद ट्यूमर्स डीपली इन मेटास्टेसाइज, मतलब जो ट्यूमर्स होंगे वो फिर नियोप्लेजिया के बाद क्या होंगे, एबनॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गए। पहले क्या हो गए, एबनॉर्मल सेल, देन कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे भी 2 कैंसर सेल होगी, इसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा कैंसर सेल है, क्योंकि हो सकता है कि वो बेनाइन भी हो और हो सकता है कि वो मैलिग्नेंट भी हो। इसके बाद क्या होगी कि जो ट्यूमर्स होंगे वो और ज्यादा डीपली बॉडी के सेल जो होगी, यहाँ पे टिश्यू जो होगी आसपास यूरेथ्रा के, उसके टिश्यू में और ज्यादा वो डीपली घुसते जाएंगे और ज्यादा वो डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगी, जब वो डिवाइड करते जाएंगे उसके बाद क्या होगी, यूरेथ्रल कैंसर हो जाएगी।
मेनली जो कैंसर है यूरेथ्रा की वो कैसे फैलेगी, टिश्यू से फैल सकती है, ब्लड से फैल सकती है और लिम्फ नोड से एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में फैल सकती है। तो इस चीज को आप अपने लैंग्वेज में भी पैथोफिजियोलॉजी को आप लॉन्ग करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्टली बताया है कि इस तरह होती है। ठीक है, यूरेथ्रल कैंसर के स्टेजेस को देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के यूरेथ्रा में कैंसर हो जाती है तो वो धीरे धीरे कैसे डेवलप होती है और बॉडी के सभी पार्ट्स में फैलती है। पहला क्या है, स्टेज 0। स्टेज 0 को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू। इसमें क्या होती है, इसमें जो सेल होती है वो अभी तक कैंसरस नहीं है, सिर्फ आपको एबनॉर्मल सेल फाउंड होती है। कहाँ पे, यूरेथ्रा की जो लाइनिंग है वहां पे। अब लाइनिंग कौन सी है, मेल या फिर फीमेल में, ये जो यूरेथ्रा है इसके सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसी में, इसमें जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसमें और इसमें भी जो अंदर से जो लेयर होगी उसमें क्या पाई जाएगी, उसमें एबनॉर्मल सेल पाई जाएगी। लेकिन अभी तक वो कैंसरस सेल नहीं है, लेकिन ये जो एबनॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकती है और यूरेथ्रा में कैंसर हो सकता है। लेकिन अभी तक स्टेज 0 में क्या है, सिर्फ वहां पे एबनॉर्मल सेल है, मतलब जो नॉर्मल सेल होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट सेल है जो एबनॉर्मल है। ठीक है, स्टेज ए क्या हो गई, स्टेज 0 के बाद आता है स्टेज ए। स्टेज ए में क्या होती है कि जो कैंसर सेल है वो ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब इसमें सिर्फ एबनॉर्मल सेल है और स्टेज ए में वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, वहाँ की जो सेल है वो कैंसरस हो चुकी है और ये स्प्रेड कर जाती है, मतलब फैल जाती है। कहाँ पे, यूरेथ्रा की जो लाइनिंग होती है इससे कहाँ पे चली जाती है, टिश्यू में, उसके आसपास के टिश्यू के अंदर चली जाती है। मतलब ये जो लाइनिंग थी इसमें क्या थी, लाइनिंग अंदर वाली जो लेयर है सिर्फ वहाँ पे थी, अब अंदर वाली लेयर की और अंदर की जो टिश्यू होगी उसमें स्टेज ए में चली जाएगी। स्टेज बी में क्या होगा कि कैंसर सेल ऑलरेडी तो है, इसमें भी कैंसर सेल है, इसमें भी कैंसर सेल आपको पाई जाएगी और ये फिर मसल्स में आ जाएंगी। इसमें क्या थी कि टिश्यू के अंदर, पहले क्या था कि इसमें टिश्यू स्टार्टिंग में लेयर में था और फिर टिश्यू के अंदर डीप 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 और ज़्यादा होते जा रहा था और ज़्यादा गहराई तक कैंसर सेल डेवलप होते जा रहे थे। ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर वाली लाइनिंग की बात हो रही है। और स्टेज बी में क्या है कि यहाँ पे जो मसल्स पाए जाते हैं यूरेथ्रा के आसपास, यहाँ भी इसके आसपास भी कैंसर सेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और पेनाइल में क्या होती है, पेनाइल टिश्यू का क्या क्या मतलब है कि ये जो आपकी टिश्यू पाई जा रही है इसके आसपास भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको ब्लैक कलर करके यूरेथ्रल कैंसर, इसके टिश्यू के आसपास भी कैंसर सेल प्रेजेंट आपको मिल जाएंगी। स्टेज सी की बात करें तो स्टेज सी में क्या होती है कि जो कैंसर होती है वो स्प्रेड कहाँ पे होती है, वो फैलती कहाँ पे है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सिर्फ ये जो यूरेथ्रा की जो लाइनिंग है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ इसमें हो रही है। ठीक है, लेकिन स्टेज सी में इसके आसपास की जो टिश्यू है यहाँ पर भी होने लगती है। विमेन में कैसे होगी, ये जो विजाइना है इसके आसपास जो मसल्स पाई जाएंगी, इसके आसपास कैंसर डेवलप हो जाएगी। और मेल में पेनिस जो है इसके आसपास की जो मसल्स है पेनिस में, वहाँ पे कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगेगा। कहाँ पे, मसल्स के आसपास और पेनिस के अंदर में भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टेज डी की बात कर लेते हैं। स्टेज डी में क्या होगा कि स्टेज डी को हम डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी में, D1 एंड D2। जो D1 होती है उसमें क्या होती है, जो कैंसर सेल स्प्रेड करती है नियर बाय लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कहाँ पे पाई जाती है, जो कि पेल्विस और ग्रोइन में होती है। पेल्विस और ग्रोइन क्या होती है, अगर ये मैंने आपको बताया है बहुत बार कि अगर ये आपकी थाई है और ये आपका एब्डोमेन है, यहाँ पे जो जॉइंट होती है, यहाँ पे की जो लिम्फ नोड्स होती है उनमें कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है। इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को ग्रोइन। ठीक है, इस एरिया को हम ग्रोइन बोलते हैं। तो वहाँ पे लिम्फ नोड में कैंसर हो जाएगी। और दूसरा पेल्विस में हो जाएगी, पेल्विक रीजन, जहाँ पे क्या होती, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल या फिर फीमेल दोनों का, तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं वहाँ पे कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है, वो लिम्फ नोड कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने लगती है। D2 क्या है, यहाँ पे जो कैंसर होगी वो स्प्रेड होगी लिम्फ नोड्स में ही होगी, लेकिन बॉडी के अदर पार्ट्स के लिम्फ नोड्स में, मतलब सिर्फ पेल्विस, और क्योंकि पेनिस के पास होती है, जो पेनिस होती है वो पेल्विक रीजन में होती है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी पेल्विक रीजन में ही होता है। तो पेल्विक और ग्रोइन रीजन को छोड़ करके अदर पार्ट्स में जो लिम्फ नोड्स है, बॉडी के अदर पार्ट्स में जो भी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं उनमें
कैंसर सेल का डेवलपमेंट होने लगता है और ये अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में हो सकती है, लीवर में हो सकती है या फिर बोन में भी कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो सकता है, ये भी कैंसरस में कन्वर्ट हो सकती है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं, मतलब साइन और सिम्टम्स या फिर लक्षण आपको कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे अगर आपको यूरेथ्रल कैंसर है उस कंडीशन में। पहला क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा और ब्लड इन द यूरिन, मतलब यूरेथ्रा जो होती है यहाँ से आपको ब्लीडिंग महसूस होगी या फिर वीमेन को यहाँ से ब्लीडिंग महसूस होगी, ब्लड आएगी यूरेथ्रा से, ठीक है। या फिर अगर आप यूरिन पास करेंगे या कोई भी व्यक्ति जो यूरिन पास करेगा और उसके बॉडी में कैंसर सेल ऑलरेडी डेवलप है यूरेथ्रा में, तो उसके यूरिन में ब्लड आएगी, ठीक है। वीक और इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन, जब वो यूरिन पास करेगा तो जो उसका यूरिन पास करने का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, मतलब कि यूरिन एक साथ एक फ्लो में पास नहीं होगी, वो धीरे धीरे स्लोली पास होगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी और फिर वो पास होने लगेगी। इस तरह से क्या होती है कि वीक भी होती है यूरिन का फ्लो और इंटरप्टेड, मतलब डायरेक्टली वो पास नहीं होते रहती है, रुक रुक करके वो यूरिन का जो फ्लो होता है वो बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको यूरिन पास करने का जरूरत महसूस होगा। डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा, एक वाइटिश कलर के डिस्चार्ज यूरेथ्रा से, मेल और फीमेल दोनों से एक वाइट थिक कलर की सब्सटेंस बाहर निकलेगी, उसको हम बोलते हैं वाइटिश डिस्चार्ज होना, तो डिस्चार्ज होगी यूरेथ्रा से। इनलार्ज लिम्फ नोड्स इन द ग्रोइन एरिया, जो लिम्फ नोड्स होती है ग्रोइन एरिया में, मैंने आपको बताया है कि जहां पे एब्डोमेन और थाई जहां पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया, तो वहां की जो लिम्फ नोड्स होगी वहां पे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाएगी, वहां पे सूजन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो ये सभी प्रॉब्लम्स होने के बाद डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कंफर्म करने के लिए कि कहीं आपके बॉडी में यूरेथ्रल कैंसर तो नहीं है। पहला क्या है, फिजिकल एग्जाम एंड हिस्ट्री। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट का ऊपर से बॉडी में हेड टू टो यानी सर से लेकर के पांव तक कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, पहले हम उसको नोट करते हैं और हम उससे हिस्ट्री पूछते हैं पास्ट और प्रेजेंट की, मतलब कभी वो ब्लैडर कैंसर से ग्रसित तो नहीं था या फिर जो उसकी फैमिली है उसमें कहीं ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं था, उसकी डाइट कैसी है, उसका रहने का तरीका कैसा है, ये सभी डिपेंड करती है डिजीज पे। जो डिजीज होती है वो डिपेंड करती है आपके हर एक्टिविटी पे, आपके हैबिट्स पे, आपके लाइफस्टाइल पे। आप कोई ऐसे मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो रही है, इन सभी बातों का हम पता लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम दो चीज करते हैं, पहला क्या है पास्ट हिस्ट्री और दूसरा प्रेजेंट हिस्ट्री, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन की एनालिसिस करेंगे और यूरिन साइटोलॉजी, मतलब कि यूरिन की जो यूरिन में हम देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया है, कौन क्या कैसा है, यूरिन का जो पीएच है वो कैसा है, इन सभी बातों का हम पता लगाएंगे यूरिन एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। इसमें क्या होती है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते रहते हैं और रेक्टम क्या होती है, रेक्टम जहाँ से इंटेस्टाइन एज अ वेस्ट बाहर निकालती है, फीसिस के रूप में वेस्ट को बाहर निकाल देती है बॉडी से। तो फीमेल में जो रेक्टम है वो यहाँ पे होती है, जो यहाँ पे एनस है ये, इसकी रेक्टम यहाँ पे होती है। तो इसमें क्या करते हैं, फिंगर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिंगर को जब इंसर्ट करते हैं, अगर मेल की बात करें तो मेल को अगर पीछे से करके उसके रेक्टम में अगर फिंगर को अगर इंसर्ट करेंगे तो धीरे धीरे इंसर्ट करते करते प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो टच होता है फिंगर से, ठीक है। वहाँ तक हमें फिंगर को इंसर्ट करना है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड को थोड़ा सा पुश करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं उसको उसमें पेन तो नहीं है, क्योंकि कैंसर सेल जो होती है वो जो मेल की होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। ये जो ट्यूब होती है वो यहाँ तक आती है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और फिर आपकी यूरिनरी ब्लैडर होती है। तो जो रेक्टम होता है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे होता है। तो यहाँ से फिंगर अगर इंसर्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो टच होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप प्रेस करके देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड को, मेल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम से अगर यहाँ पे कैंसर सेल का डेवलपमेंट होगा तो उसको पेन फील होगा, ठीक है। तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। उसके बाद हम पेल्विक एग्जाम करते हैं, मतलब जो पेल्विस एरिया होता है वहाँ पे हम सारी चीज़ों को एग्जामिनेशन सारी चीज़ों का क्या करते हैं। उसके बाद है सिस्टोस्कोपी। इसमें क्या होती है, एक लंबी सी ट्यूब लाइक एक इंस्ट्रूमेंट होती है जो थोड़ी सी आगे की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है। इसको हम पेनिस को ऐसे सीधा करके उसके अंदर ये जो आपकी जो लाइनिंग है, ये जो यूरेथ्रल लाइनिंग है, इसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे जैसे ये लाइनिंग जाती है वैसे वैसे, और
इसको क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को हमें टच नहीं करना है यूरेथ्रल के अंदर वाली लाइनिंग में, बस पेनिस को स्ट्रेट करके उसके अंदर फिर आपको देखना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे आपको दिखते रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आप कहाँ कैसे कैसे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो अंदर जा रही है। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। उसकी सहायता से हम देखते हैं, उसकी सहायता से हम कैंसर सेल को फाइंड करते हैं। उसके बाद होती है बायोप्सी, मतलब टिश्यू का एक टुकड़ा लेकर के फिर उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं कि वहाँ पे कैंसर सेल है या फिर नहीं है। इन सभी टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर सेल उस बॉडी के, ये जो पेनिस है या फिर जो यूरेथ्रा है वहाँ पे है या फिर नहीं है। और अगर कैंसर सेल रहती है वहाँ पे, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कैंसर सेल यहाँ पे तो है लेकिन कहीं बॉडी के अदर पार्ट में अगर फैल गई हो तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ठीक है। ब्लड केमिस्ट्री स्टडीज करते हैं, मतलब ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और ब्लड में क्या क्या रिएक्शंस हो रखे हैं। अगर कैंसर सेल है तो कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं हो गई है, उस चीज़ों को हम चेक करते हैं। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट का करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होती है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, इसको हम सीबीसी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये सभी चीज़ें हम करते हैं टेस्ट करने के लिए कि बॉडी में अगर कैंसर सेल है एक पार्ट में तो दूसरे पार्ट में तो फैल तो नहीं गई है। उस कंडीशन में हम ये सारे डायग्नोसिस करते हैं। यूरेथ्रल कैंसर का ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड है सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, जो कैंसर सेल होती है, जहाँ पे कैंसर होती है, जिस टिश्यू में, जिस एरिया में, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे से कट करके इसको रिमूव कर देंगे। या फिर अगर कैंसर की अर्ली स्टेज है, मतलब कैंसर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर लेजर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में भी दो टाइप की थेरेपी होती है। एक होती है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, जो कि बाहर से जो एक्सरेज होती है, हाई एनर्जी एक्सरेज होती है, वो बॉडी से पास की जाती है जिससे कि कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। या फिर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है, जिसमें निडल्स में या फिर कैथेटर के रूप में बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है कैंसर सेल के आसपास, ठीक है, जहाँ पर जिस टिश्यू में कैंसर होती है वहाँ पे निडल्स को या फिर कैथेटर को इंसर्ट करके वहाँ के जो कैंसर्स होती है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको किल किया जाता है। इसके बाद है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिया जाता है, जिसमें हम कैंसर सेल को ड्रग्स दे करके डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको किल करते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ में ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है वॉचफुल वेटिंग। वॉचफुल वेटिंग का मतलब है ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की बॉडी में होने वाले चेंजेस को कंटिन्यूअसली हम वॉच करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली हम उसको देखते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आ रही है। लेकिन हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं जब तक कि सिम्टम्स बॉडी में आना स्टार्ट ना हो जाए। मतलब कि अगर आपको कैंसर है, यहाँ पे अगर कैंसर है तो सिर्फ यहाँ पे कैंसर है, अगर वॉचफुल वेटिंग की कंडीशन होगी तो हम सिर्फ वॉच करेंगे कि ये जो कैंसर है ये कहाँ तक फैली है, कैसे कैसे अपीयर हो रही है। और बॉडी में जब तक इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, मतलब कोई और चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी, तब तक हम इसको देखते रहते हैं, तब तक हम वेट करते रहते हैं कि बॉडी में कोई सिम्टम्स आए इस कैंसर की वजह से। उसको हम बोलते हैं वॉचफुल वेटिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि यूरेथ्रल जो कैंसर होती है वो क्या होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं और ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सभी को मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको अदर नॉलेज हो इस टॉपिक के बारे में तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।